समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। शिक्षक महोदय रोज की तरह अपने क्लासरूम में प्रवेश करते हैं, लेकिन इस दिन उनके हाथ में किताबें नहीं, लेकिन कांच का एक जार था। उनके दूसरे हाथ में एक थैला था जिसमें 3 छोटे-छोटे बॉक्स रखे हुए थे। अब शिक्षक महोदय ने वो कांच का जार सामने रख दिया और अपने स्टूडेंट से कहा कि आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने एक बॉक्स खोला, उसमें बड़े-बड़े पत्थर रखे हुए थे। उन्होंने उन पत्थरों को कांच के जार में डालना शुरू किया। पत्थर ऊपर तक आ गए। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से पूछा कि अब बताओ, क्या इसमें कुछ और डाला जा सकता है? विद्यार्थियों ने देखा कि कांच का जार तो पत्थरों से भर चुका है। उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप इसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। शिक्षक महोदय ने दूसरा अपना बॉक्स खोला, उसमें छोटे-छोटे कंकड़ थे। उन्होंने कंकड़ को उस जार में डालना शुरू किया। अब कंकड़ों ने अपना स्थान लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जार को थोड़ा-सा हिला दिया, कंकड़ उसमें आ गए, ऊपर तक कंकड़ भी भर गए। अब शिक्षक महोदय ने पुनः पूछा, क्या अब भी इसमें कुछ डाला जा सकता है? विद्यार्थियों ने पहले की तरह कहा, ना, अब तो आप इसमें कुछ डाल ही नहीं सकते। शिक्षक महोदय ने तीसरा बॉक्स खोला, उसमें रेत थे। उन्होंने रेत डालना शुरू किया उस जार में, थोड़ा उस जार को हिला दिया, रेत ने भी अपना स्थान ले लिया। ये दिखाने के बाद शिक्षक महोदय ने कहा कि जो पत्थर मैंने इसमें डाला था, वो जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे जीवन का उद्देश्य, हमारा परिवार, हमारा लाइफ पार्टनर या हमारा स्वास्थ्य। इन चीज़ों को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए। दूसरे जो कंकड़ हैं, वो अपेक्षाकृत कम मूल्यवान हैं, जैसे आपका जॉब है या आपका घूमना फिरना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें। और जो तीसरी चीज़ है रेत, वो उनके बिना भी काम चल सकता है जीवन में, जो बहुत ही कम महत्व रखती हैं हमारे जीवन में। लेकिन हम करते ये हैं कि रेत से ही अपने जीवन रूपी जार को भर देते हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन चीज़ों के लिए स्थान नहीं बचता। हम अपना समय, अपनी ऊर्जा शायद बहुत छोटी-छोटी आवश्यकताओं या इच्छाओं के पीछे नष्ट करते रहते हैं, और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जीवन का उद्देश्य है, हमारा परिवार है, हमारा स्वास्थ्य है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी ओर हमारा ध्यान कम जाता है। सोचें, यदि जार को रेत से भर दिया जाए, तो क्या उसमें पत्थर भरे जा सकते हैं? कदापि नहीं। यदि पत्थर भर दिए जाएं, तो रेत बाद में डाला जा सकता है। इसीलिए हम जीवन के उद्देश्य पर फोकस्ड रहें। हम में से कितने ऐसे हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य को बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं, समझते हैं और उसके लिए जीते हैं?
अधिकांश समय हमारा छोटी-छोटी बातों में नष्ट हो रहा है। तो इस बात पर अवश्य विचार कीजिएगा कि हमें अपनी प्राथमिकता जीवन के लिए स्पष्ट रूप से सेट कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन की प्राथमिकता ये है, मेरे जीवन का उद्देश्य ये है और इसके लिए ही मुझे कार्य करना है। छोटी-छोटी चीज़ें तो होती रहेंगी। आइए इसी सुंदर और प्रेरक बात के साथ आज के इस समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जीवन में, उद्देश्य है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, लेकिन उनको छोड़ के कई बार व्यक्ति जो छोटी-छोटी इच्छाएँ हैं, नगण्य हैं, जिनके बिना जीवन चल सकता है, उनके पीछे अपनी ऊर्जा ज़्यादा लगा देता है। जैसे बच्चे हुँ, हुँ। मान लो वो 12वीं क्लास में आ गए, अभी इम्पोर्टेंट उनका ईयर है, उनको आगे एक अच्छी चीज़ को सेलेक्ट करना है। अभी उन्हें समझ लेना चाहिए मेरे लिए पत्थर क्या है। इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि वो सब कुछ छोड़कर फोकस कर दें अपने उस लक्ष्य की ओर। लेकिन कई बच्चे अगर ऐसा नहीं करते तो और जो चीज़ें उन्होंने जीवन में पाली हुई हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, टीवी देखना, नेट खोलना, दोस्तों के मोबाइल साथ पे बहुत घूमना। सारी बातें करना, घूमना फिरना, पिक्चर्स देखना, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ थी जो जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है सचमुच, अब महत्वपूर्ण है उसका वो इम्पोर्टेंट लक्ष्य कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, जो सब्जेक्ट मुझे आगे चुनना है, जिस फील्ड में मुझे जाना है, अब उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि छोटी छोटी बातों को महत्व न देकर जब जीवन में जिस चीज़ का परम महत्व हो उस पर फोकस करना। मान लो दिवाली आ गई, अब व्यापारी लोगों को है कि भाई ये 15 दिन बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, और वो तब कोई दुकानदार उस लक्ष्य को भूलकर छुट्टी लेकर निकल जाए घूमने पिकनिक पे कि अरे हमें तो शिमला जाना था, हम चलते हैं, बहुत अच्छा दिवाली का समय है तो अच्छा वहाँ की रिमझिम भी देखेंगे, तो उसको बुद्धिमान तो नहीं कहा जाएगा ना। बिल्कुल, वो कमाई का समय मिस कर में से जाएँगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण शायद वो है। बस इसलिए अपने इम्पोर्टेंट लक्ष्य को पहचान लें, किस समय किस चीज़ की ज़्यादा महत्ता है। देखिए ऐसे ही दूसरी बात जो आप कर रहे थे, संबंध इम्पोर्टेंट चीज़ है, जीवन साथी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक समय आता है जब बच्चे की पालना करना इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन पे फुल्ली फोकस करना ये समझदारी है। बाकी चीज़ें सचमुच नेग्लिजिबल होती हैं उस समय, उनको बाद में किया जा सकता है या उनको छोड़ा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो बच्चा युवा है और बीमार हो गया, उसको सख्त एक बहुत ही सीवियर बीमारी हो गई और एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आ रहे हैं, बाप कहे कि नहीं मुझे तो बिजनेस में जाना है, मुझे तो ये काम करना है, तो ये उचित नहीं होगा ना। उस समय महत्वपूर्ण है कि वो बच्चे की केयर करें ताकि वो 2-4 दिन में ठीक होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। हर समय मनुष्य को ये विचार कर लेना चाहिए कि उसे प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है जी। और किन चीज़ों को छोड़ देना है जो बाद में की जा किए सकती जा हैं। सकते हैं। एक सिंपल सी चीज़ है कि अपनी प्राथमिकताएँ निर्धारित कर ली जाएँ कि पहले कौन-सा कार्य करना है, बाद में कौन-सा कार्य करना ऐसे है। ही मैं उन लोगों के लिए भी कहूँगा जो ज्ञान और योग के पथ पर अग्रसर हैं, जी। उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए सवेरे उठकर प्रभु मिलन करने की, सवेरे उठकर परम सद्गुरु से वरदान लेने की, स्वयं में शक्तियाँ भरने की, दिव्य अस्त्र शस्त्र जमा करने की। अगर उसके पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो कर्म क्षेत्र पर उसकी हार होगी। दूसरी प्राथमिकता देनी चाहिए उसको ईश्वरीय महावाक्य सुनने की, भगवान की मुरली। जिस सत्य ज्ञान की तलाश में हम युगों से थे, वो सत्य ज्ञान हमारे घर में आ गया है। उस सत्य ज्ञान के समय हम कुछ और करें, तो प्रायोरिटी देखकर उसके महत्व को समझते हुए उस चीज़ पे यदि ध्यान देंगे तो पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल। अब मैंने सुना क्या देखा, लोग बताते हमें तो भाई 7 बजे घूमने जाना होता है, अब वो 7 बजे घूमने चले जाते हैं। ईश्वरीय महावाक्य वो बाद में दोपहर में आके पढ़ लेंगे, तो एक बहुत बड़ी चीज़ वो मिस कर देते हैं और इस मिसिंग से अनेक चीज़ें जीवन में मिस हो जाती हैं। बिल्कुल, मतलब प्राथमिकताओं का बहुत ज़्यादा महत्व है, ये सेट हर एक व्यक्ति को करना ही चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है। भ्राता जी अब मैं मेल की ओर लिए चलता हूँ आपको, ये हमारे पास कुमार जी का आया है मेल। ये कहते हैं कि भ्राता जी मैं आपकी जो भी क्लासेस हैं उन्हें डाउनलोड करके सुनता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी कुछ समस्याएँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि 4 साल पहले मेरी शादी हुई और 1 साल के बाद ही हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
मैं और मेरी पत्नी हम दोनों का संबंध शुरू से ही अच्छा नहीं रहा है और मेरी माताजी जो हैं वो भी उन्हें पसंद नहीं करती हैं। उन दोनों के बीच भी हमेशा एक तना-तनी का माहौल रहा करता था और बीच में मैं पिस जाता था। 4 साल की जो ये समस्या चली आ रही थी, अंततः इसका अंत इस रूप में हुआ कि मेरी पत्नी घर छोड़कर चली गई। मेरा बच्चा भी उनके साथ है, वो अभी अपने मायके में है। मैं अपनी पत्नी से अलगाव नहीं चाहता हूँ और ना ही ये अपनी माँ के सामने प्रतीत करना चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ और मैं उनका ध्यान नहीं दे रहा हूँ। पूरे घर में एक तनाव का माहौल है और साथ ही जो छोटा बच्चा है वो भी इसमें सफ़र कर रहा है। मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर आऊँ ताकि माँ भी संतुष्ट हो, पत्नी भी संतुष्ट हो और हम सब खुशी से एक साथ रह सकें, क्योंकि इसके कारण डिप्रेशन की स्थिति भी मेरी बनती चली जा रही है। कुमार जी। बहुत सारी चीज़ें आती है। अभी इस बेचारे को तो डिप्रेशन इसलिए हो रहा है, छोटा बच्चा है, बिल्कुल। ये उसके लिए भी सोचता है हुँ, कि हम सब के झगड़ों में बिल्कुल। बीच में ये नहीं पिस रहा, लेकिन वो बच्चा पिस रहा है, जिसकी मानसिक स्थिति बचपन से ही निगेटिविटी का शिकार हो रही है। जी। आजकल लोग इस बात को कम समझते हैं। मैं सबसे पहली चीज़ कहूँगा कि समझदार होना चाहिए इसकी माँ को, जो अपनी बहू को अपनी बेटी के समान ट्रीट करे, उसको कुछ सिखाए। वो गलती भी कर सकती है, हो सकता है उसमें भी ईगो रहा हो, वो अपनी सास को सम्मान न देती हो, बुरा व्यवहार करती हो, लेकिन आखिर घर चलाना है, घर बसाना है, सबको आगे बढ़ाना है। आखिर अपना ही जीवन तो नहीं ना, समाज में भी बहुत कुछ होता है। फिर इसके बाद जी, जी। गलत संदेश जाता है, बदनामी होती है, बोलने वाले न जाने क्या क्या बोलते हैं। कोई बोलेगा देखा कैसी दुर्भाग्यशाली लड़की इनके घर में आ गई, कोई बोलेगा बच्चे ने जन्म लिया वो पता नहीं क्या बैड लक लेकर आया है, कोई कहेगा लड़का ऐसा है, कोई कहेगा सास। तो ये बातें सुन सुन के ही ये परेशान हो जाएंगे। डिप्रेशन की स्थिति आ हाँ, जाती तो है। इसलिए मनुष्य को बहुत समझदारी से संबंधों को निर्वाह करना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, ये सबके लिए ही है कि हर व्यक्ति के मन में दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हम एक्सपेक्ट तो करते हैं, लेकिन ये भी सोच लेना चाहिए क्या दूसरा व्यक्ति हर समय हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूर्ण करने की स्थिति में है। अपने से हम बात करें, क्या हम वैसा रेस्पॉन्स कर सकते हैं जैसा दूसरे लोग चाहते हैं? कदापि नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति का अपना जीवन है, उसका अपना थिंकिंग है, अपनी उसकी भावनाएं हैं, कार्य करने की शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, उसका बैकग्राउंड न जाने कैसा रहा है। और वो लड़की इस घर में आई है, न जाने बैकग्राउंड कैसा रहा है, उसको माँ बाप ने प्यार दिया है या नहीं, मेंटली वो कितनी स्ट्रॉन्ग रही है, वो भी तो कामना करती होगी ना कि मेरी सास ऐसा मुझे प्यार करेगी, मैं कुछ गलती करूँगी तो मुझे प्यार से सिखा देगी। लेकिन अगर सास डांटे तो उसका भी तो ईगो हर्ट होगा और वो भी फिर सामना करेगी। इसलिए मैंने कहा पहले समझदार होना चाहिए माताजी को। जी। लड़का नेचुरली बीच में पिस रहा है, अब वो माँ को इग्नोर करे या पत्नी को करे। कभी कभी पत्नियाँ ऐसी आ जाती हैं, वो कहती हैं माँ से बिल्कुल नाता तोड़ो, तब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और कभी कभी माँ ऐसी आती है, वो कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पाला पोसा है, पत्नी को जरा किनारे रखो, उसको ज़्यादा भाव उसको न टाइट देना। करके रखो। हाँ, ये सब होती हैं, हमारे पास भी ऐसे केस आते हैं। बेचारी लड़कियाँ जो दूसरे घर में आई है, वो भी बहुत दुखी हो जाती है कि मेरी सास, मेरा पति, वो तो जैसे मुझे पूछते ही नहीं, जैसे कोई पराया व्यक्ति आ गया हो। तो उन्हें भी समझना चाहिए, अब घर की मालिकिन तो ये रहेगी ना, अब वो हमारे घर में शामिल हुई है, हम उसे अपने घर में शामिल कर लें। बिल्कुल। लोग करते नहीं हैं, हम उसे स्वीकार कर लें। उसमें कुछ अवगुण हैं, कुछ गुण हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ विशेषताएं, सबको शामिल करें अपने वो परिवार जो में। बात आप कहते हैं कि एक हाँ, बेटी की को जिस प्रकार से बिल्कुल। पालती है माँ, हाँ, वैसे ही उस बहू को बेटी की तरह कोई पाले। सोचे कि हमारे घर में जो लड़की आ रही है वो तो सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए, वो थी क्या जब वो दूसरे घर से आई थी? तो सास को तो ये विचार करना चाहिए, अपने उन दिनों को याद करना चाहिए जब वो माँ को छोड़ के दूसरे घर में आई थी और लोगों ने उससे कैसा व्यवहार किया था।
अगर सुंदर नहीं किया था तो अब वो सीख ले कि मुझे तो सुंदर करना चाहिए। लता जी, कई बार ये होता है कि उनके साथ जैसा व्यवहार किया गया था, यदि ठीक से उनको ट्रीट नहीं किया गया था उनकी सासू माँ के द्वारा या उनकी ननद के द्वारा, तो वही चीज़ वो यहाँ पे अपनी बहू के साथ करते वो हैं। मैनेज करना चाहता है, मनुष्य की ये साइकोलॉजी हो गई है। और क्योंकि मन बहुत वीक है इस टाइम, इसलिए उनको गुस्सा रहता है कि मुझे सताया है तो मैं भी सताऊं, मैं भी बदला लूं। अब उस लड़की ने क्या किया जो तुम्हारे ये घर में विरासत आई जैसे चली है आ चली रही आ है। रही है। तो वास्तव में इनको समझदार होना चाहिए और लड़के को राजयोग मेडिटेशन भी सीख लेना चाहिए। अपने घर में ये अच्छा मेडिटेशन करे 1 घंटे। डिप्रेशन में आने से तो सब खेल बिगड़ जाएगा, ये भी जीवन ही समाप्त कर देता है जी, डिप्रेशन जी। तो डिप्रेशन नहीं, एक रास्ता इसको निकालना है। प्रायोरिटी किसको देनी है? अब देखिए, पत्नी और बच्चा वो इसके जीवन साथी हैं। माँ तो पता नहीं कब चल बसे। माँ को भी समझदार होना चाहिए और अब इस बच्चे को समझदार होने की ज़रूरत है कि वो अपनी माँ को भी समझा कर कन्विंस करे और सब अच्छा व्यवहार करके घर में लवफुल एटमॉस्फेयर बनाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, राजयोग ये सीखें, अगर इन्होंने नहीं सीखा है, ये परिस्थिति इन्हें राजयोगी बनाए, इन्हें प्रभु मिलन की ओर ले चले, इनके पास सत्य ज्ञान हो और ये रियलाइज करें कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। लड़के की भी गलती हो सकती है, भले ही वो 2 के बीच में है, लेकिन उसे सोचना तो पड़ेगा ही कि दोनों को राजी मुझे करना है। माँ को भी हम ये नहीं कहेंगे कि इग्नोर कर दिया जाए, माँ भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। माँ से भी बहुत बच्चों का प्यार होता है, लेकिन पत्नी आई है, वो जीवन साथी है, उसका स्वभाव कैसा भी है। हर व्यक्ति ये रियलाइज करे मेरी गलती कहाँ हो रही है। संबंधों में अगर हर व्यक्ति इस तरह विचार करे और अपने को चेंज करने के लिए तैयार हो तो जीवन एक सुंदर सुंदर खेल बन लेकिन जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है भ्राता जी, हाँ, अपनी कमजोरी को रियलाइज करना और स्वीकार चेंज करना और करना। स्वीकार करना। जी, जी, मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है, क्योंकि कोई भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, ना ही उसे रियलाइज कर पाता है और ना ही चेंज कर पाता है। हर ये व्य कैसे हो? हाँ, हर व्यक्ति दूसरों की ओर उँगली उठा रहा जी, है, जी, कि उसके जबकि कारण। कहते ही हैं कि 1 उँगली दूसरों की ओर तो 3 हमारी ओर जी, हैं। जी। लेकिन अब ईगो बढ़ गया है बहुत। हमारी एजुकेशन ने ये एक नेगेटिव छाप भी छोड़ दी मन पर कि जहाँ मनुष्य एजुकेट हुआ, जहाँ उसके पास डिग्री आई, उसकी विवेक का विकास हुआ, तो ईगो का भी विकास हो गया, अहंकार का भी विकास हो गया। इस अहंकार के वश होने के कारण मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, उसे रियलाइज नहीं करता और वो सदा ये कहता है ये बदले तो सब ठीक हो। परंतु ऐसे बहुत जगह लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, खुद को बदल दिया तो सब कुछ ठीक हो गया, दूसरे भी बदल गए और बहुत अच्छा होगा। यही बात इन्हें करनी है, अपने को बदलेंगे। जी। पर पहले मैं कहूँगा माता जी को बदलना चाहिए, फिर लड़के को बदलना चाहिए और तीसरा नंबर हम उसकी पत्नी को देंगे तो बच्चे पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़े, उसका फ्यूचर भी अच्छा हो। नहीं तो भला लड़की अपने घर में कहाँ सुखी रहेगी, सदा सुखी नहीं रह सकती। बिल्कुल। तो भ्राता जी, पहली बात तो ये कि इनको राजयोग का अभ्यास करना चाहिए, अपनी गलतियों को देख करके उन्हें परिवर्तन करना चाहिए और अभी जो इनकी वाइफ़्स चली गई हैं मायके, तो उन्हें भी प्यार से जा कर के वापस ले आना चाहिए और मिल-जुल करके प्यार से घर में रहना रहना चाहिए। चाहिए। भ्राता जी, ये हमारे पास अगला मेल पुनः परिवार से ही जुड़ा हुआ आया है। ये कहती हैं कि ओम शांति। मेरी लव मैरिज हुई है और शादी के बाद अब मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। 1 साल के अंदर ही मेरे मायके वालों का और मेरे इन-लॉज़ का बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। अभी इन-लॉज़ उनसे बात नहीं करते हैं और मेरे हस्बैंड को भी मेरे मायके नहीं जाने देते हैं। इस झगड़े में मैं और मेरे हस्बैंड के बीच, हम दोनों के बीच दूरियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और साथ ही हमारे बीच झगड़े भी होने लगते हैं। अब क्या है कि मेरे पति वैसे तो मुझे चाहते हैं कि खुश करें, लेकिन अपने माता-पिता की बातों में आकर के वो भी बीच की स्थिति, जैसे पहले स्थिति थी, वैसी स्थिति हो रही है। अब ये कहते हैं भ्राता जी कि मेरे इन-लॉज़ बहुत ज़्यादा मुझ पे कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे मोबाइल भी यूज़ नहीं करने देते हैं, शॉपिंग नहीं जाने देते हैं, रात को देर रात तक बाहर रहूँ या थोड़े समय तक तो भी उसमें उनको दिक्कत होती है। मतलब हर चीज़ में वो मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं, मेरी स्वतंत्रता जैसी छीनती चली जा रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि मैं अपने घर चली जाऊँ, मेरा निर्णय
ठीक है या नहीं है, इस ऊहा-पोह की स्थिति में मैं बनी रहती हूँ। क्या विशेष किया जा सकता है? क्या राजयोग मुझे कुछ मदद कर सकता है? ये पूछ रही हैं। देखिए, राजयोग तो अवश्य मदद करेगा, उस पे तो बाद में आते हैं। जी। लेकिन संसार में जो लव मैरिज का सिस्टम है, जो वेस्टर्न कल्चर से भारत में आया है, ये सफल है ही नहीं। कई बार लोग शादियां करते हैं और परिणाम ये होता है कि जब बूढ़े होते हैं तो अकेले ही रह जाते हैं। तो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि लव तो इमोशनली किसी से भी हो जाता है, लेकिन जब वो साथ रहते हैं तो सब चीज़ें तो बाद में सामने आती हैं। माँ बाप शादी कराते हैं, अगर अरेंज्ड मैरिज होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैरिज होती है, तो परिवार देखे जाते हैं। लड़का शराबी तो नहीं है, परिवार अहंकारी तो नहीं है, उनकी छवि कैसी है, मनुष्य सब कुछ पता करता है आजकल। इनका बैकग्राउंड कैसा है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं, ऐसा तो नहीं यहाँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी अपनी लड़की को भेजने से। सब मिलाते हैं लोग, मैच करते हैं। और फिर 36 के 36 गुण। माँ बाप जिम्मेदार भी रहते हैं। हुँ। अब लव मैरिज कर ली, तुमने कर ली, तो माँ बाप भी कहेंगे तुमने खुद चॉइस, अपनी चॉइस पे की है, तुम जानो, अब हम क्या करें। फिर भी इसके माँ बाप साथ दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। देखिए, दोनों का झगड़ा हो गया, इन लॉज और इनके मायके वालों का, और दोनों की भावनाएं हर्ट हुई। रहता जी, हो ही जाता है कि जो हमारे परिवार वाले हैं या उस परिवार वाले हैं, दोनों के बीचों में जो दूरियां हैं वो बन ही बन जाती जाती हैं। हैं। इसलिए अब इन्हें राजयोग बहुत अच्छी तरह सीखना चाहिए। निश्चित रूप से ये तो हम राय नहीं देंगे सब कुछ छोड़ के अपने घर वापस चली जाए। एक मैरिड लाइफ को छोड़कर चले जाना वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि जीवन ऐसे तो नहीं चलता ना कि छोड़ के चल दो भाई, अपना बैग उठाया और चल दिए। उससे तो मनुष्य के इमोशंस भी डेड हो जाते हैं, प्यार भी समाप्त हो जाता है, उनके एटीट्यूड्स बहुत निगेटिव हो जाते हैं दूसरों के लिए। तो जितने तक हो सके सहन करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, जी। तो यहाँ घर जाने को प्रायोरिटी नहीं, इसमें नहीं अटक जाना चाहिए बस हम तो चले, तुम रहो अपने घर राजी। तो ये जो रहता है जी, इनकी स्वतंत्रता जो ये बार-बार कह रही हैं कि ये बहुत कंट्रोल करते हैं, रूल कर रहे हैं, मेरी सारी स्वतंत्रता छीन लिया, क्या पहनूँ, क्या ना पहनूँ, मोबाइल यूज़ करूँ, ना करूँ, तो ये बड़ी दुविधा अब वाली स्थिति देखिए, है। हो सकता है इनकी ज़्यादा इच्छाएं हों। जी। अब ये रात को 11-12 बजे तक क्लबों में जाके रहेगी, तो हर परिवार इसको स्वीकार तो नहीं करता ना। भारतीय सभ्यता कुछ और है। जी। अब पहले जब ये दोनों लड़के लड़की थे, मैरिज नहीं हुई थी, तब ये करते होंगे ऐसा। अब माँ बाप तो चाहेंगे ना हमारी बहू, भाई हमारे वो तो परिवार की इज्जत परिवार है। की इज्जत है। अनेक बातें, कल उन्हें कोई कह दे तुम्हारी बहू रात को 12 बजे वहाँ डांस कर रही थी, तो बेचारे मुंह भी नहीं दिखाएंगे किसी को। तो ये गलत सोच रही है, क्योंकि ये अभी छोटी आयु की है, ये केवल अपनी स्वतंत्रता की बात सोच रही है, ये अपने परिवार की इज्जत की बात नहीं सोच रही है। इसे भी थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। इसलिए इसको चाहिए कि कुछ दिन अपने सास ससुर की आज्ञा में रहे, उनके दिल को जीते, और कहीं जाना है तो अपनी सास को लेकर जाए ना, बहुत अच्छा रहेगा, एक मर्यादित जीवन रहेगा। देखने वाले भी कहेंगे भाई बहू बहुत ही मैच्योर है, बहुत समझदार है, ऐसी नहीं है जैसे कलयुगी लड़की होती हैं। तो इस बात में मैं इनसे सहमत नहीं हूँ कि ये रात को कहीं भी चल दे, मोबाइल पे सारा दिन लगी रहे, अपने फ्रेंड्स से बातें करती रहे। देखिए, जब किसी की मैरिज हो जाती है तो परिवार ये नहीं चाहता कि उसका कोई और भी फ्रेंड हो, कोई और भी लवर हो, और लोग इसमें लगे रहते हैं। इसलिए यहाँ सास ससुर इसके बिल्कुल ठीक हैं, और यही कारण है कि इनके मायके वालों से तनातनी हुई होगी। शायद वो आधुनिक हो और वो कहते हो हमारी लड़की को दबा के नहीं रखो, तो ये गलत है। लेकिन ये राजयोग अवश्य सीखे, तो इनकी भावनाओं में भी मैच्योरिटी आएगी, इनके विचारों में भी विशालता आएगी, और ये समाज को थोड़ा दूसरे रूप से भी देखेंगी। समाज एक बहुत सुंदर रचना है, उसमें अनेक बातें होती हैं, केवल अपनी स्वतंत्रता ही नहीं। तो ये चाहे तो मैनेज कर सकती हैं, बाकी छोड़कर जाने की बात अच्छी नहीं है, क्योंकि जीवन एक लंबी यात्रा है, उसको घड़ी घड़ी तोड़ देना, उस यात्रा को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देना, ये किसी भी तरह से मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा ही यदि दबाव रहता है जी, तो ऐसा नहीं होता है कि एक आज़ाद सा पंछी था, अब वो जैसे एक पिंजरे में आ गया हो,
तो एकदम अलग सी उसकी दिनचर्या और अलग सा दबाव, तो शायद ये इनको मैनेज करने में थोड़ी अब कठिनाई सी देखिए, हो रही हो। मैरिड लाइफ तो एक बंधन की लाइफ तो है ही। अगर किसी को स्वतंत्र पंछी रहना है तो ब्रह्मा कुमारी बन जाए विश्व की सेवा करे, किसी का कोई बंधन नहीं रहेगा, भगवान को फॉलो करे, उसका दिया हुआ खाए और राजयोग का अभ्यास करके जीवन को आनंदित करे। लेकिन जब किसी की मैरिज हो गई है तो उसको दूसरे परिवार की कई मर्यादाओं का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। इसलिए राजयोग का अभ्यास करें। इन्होंने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है। राजयोग से इनकी मनोवृत्ति बदलेगी, इनके वाइब्रेशंस अच्छे होंगे और ये समझेगी कि मैं दूसरों के दिलों को कैसे जीत सकती हूँ। उसमें विशेष रूप से जब ये स्वमान के अभ्यास को जानेंगी तो जहाँ स्वमान होता है वहाँ सम्मान तो आगे पीछे घूमता है, तो ये भी दूसरों को सम्मान देगी, इसको भी सम्मान मिलेगा। लेकिन कहीं समस्या ठीक हो इसमें भी जाएगी। भ्राता जी ऐसा ना हो कि भाई ये कहीं अब बाहर जा रही हैं कुछ सीखने के लिए ही। अब कईयों का हमारे पास प्रश्न ये भी आता है कि भाई हम पहले ब्रह्मा कुमारी के थोड़े से टच में थे, लेकिन अब जैसे हमारी शादी हुई, हम नई जगह पे आए हैं, अब हमारे सास ससुर या हमारे जो इन लॉज हैं अब हमें वहाँ नहीं जाने देते हैं, मना करते हैं, तो यहाँ भी कई बार एक दुविधा की स्थिति हो जाती है। कई मेल्स ऐसे भी आते हैं। इसमें ये अपनी सास को लेकर ही जाए जी। कि चलो भाई मैं वहाँ बहुत दिन गई हूँ और बहुत अच्छा है, अब एक बार देख लो जाके, आपको अच्छा लगेगा तो फिर हम चला करेंगे दोनों। इसमें थोड़ा सा एक दूसरे को कन्विंस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार ये है कि ब्रह्मा कुमारी के बारे में कई तरह की भ्रांतियाँ लोगों ने फैलाई हुई हैं। उसको सुन के लोग सोचते हैं हमारी बहू वहाँ जाएगी शायद घर बार छोड़ के न चल दे, तो उसको अपनी सास को ले जाना चाहिए और वहाँ वो देखें और सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा। जी जी, मतलब साथ लेकर के सबको चलना, ये हमारी बिल्कुल, हम तो संस्कृति रही यही है। विश्वास करते हैं और हमारी यही शुभ भावना है कि पारिवारिक जीवन सुंदर बीते, किसी के परिवार टूटे नहीं, सब एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सहयोग दें, मर्यादाओं में भी रहें, एक दूसरे के सहयोगी भी बने, तो जीवन बहुत सुंदर रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपका परिवार को इतना सुंदर बनाने के लिए। और घर घर यदि ऐसा बन जाए तो जो एक ब्रह्मा कुमारीज़ का एक कॉन्सेप्ट है कि अब नई दुनिया आए, स्वर्ग आए, तो लगता है घर घर यदि ऐसा हो जाएगा निश्चित रूप से स्वर्ग आ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, परिवार का जो कॉन्सेप्ट है भारतवर्ष ने ही सारे संसार को दिया है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम लगातार लगाते रहे हैं, सदियों से लगाते रहे हैं। जो सारे विश्व को परिवार मानते हैं और जिस देश ने सारे विश्व को परिवार का कॉन्सेप्ट दिया हो, वहाँ अब परिवार टूटे ना, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। जिन बातों के कारण परिवार टूट रहे हैं उन कमियों को हमें ढूंढना है। जो भ्राता जी कह रहे थे, कहाँ कमी है, कहाँ कमजोरी है, उन कमियों को ढूंढने की आवश्यकता है और अपने आप को झुकाने की आवश्यकता है। कई बार हम अड़ जाते हैं कि मैं ही ठीक हूँ, सामने वाला गलत है, यहाँ बात बिगड़ जाती है। जो झुकता है वास्तव में वही महान होता है। परिवार को टूटने से बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है। इसीलिए झुकें, प्यार से रहें, राजयोग का अभ्यास करें, जिससे आपस में समरसता बनी रहेगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। तो आपका परिवार खुशहाल रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान।